अनफॉर्चुनेटली रिसर्च जो कि टिपिकली सारी दुनिया में एक फ्रंट ऑफिस का पार्ट या मिडिल ऑफिस कंसिडर किया जाता है, वो पाकिस्तान में उसको बैक ऑफिस की तरह ट्रीट किया जाता है। इक्विटी मार्केट का साइज बहुत छोटा है, सेल्स टीम क्योंकि रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो जो भी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है उसका एक लार्जर साइज जो है वो सेल्स टीम के पास चला जाता है, रिसर्च के पास इतना नहीं आता। 30 to 40% ऑफ वॉट एवर एन इंस्टीट्यूशन पे is allocated to research, and the rest is distributed between sales and execution. And globally, sales is a different function, and execution is a different function. पाकिस्तान में अगर आप किसी भी हाउस के, आप कोई बड़ा हाउस उठा लें या टॉप 5 उठा लें, आप उसमें टोटल कॉम्पनसेशन एंड सैलरीज एंड कमीशन पेड टू सेल्स, उसको आप कंपेयर करने हैं टोटल कॉम्पनसेशन पेड टू रिसर्च। मेरे ख्याल में रिसर्च का शेयर उस टोटल पाए का 30% बिल्कुल भी नहीं होगा, शायद 10-15% के आसपास आएगा, और कुछ केसेस में इससे भी नीचे होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर्स होते हैं, ये स्टॉक कवर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये पाए क्यों है, या ये सेल क्यों है, ये आपने गलत कर दिया। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अपनी टारगेट प्राइस चेंज कर दें, लेकिन आप पे चढ़ाई जरूर हो जाएगी कि यार ये क्या कर दिया आपने, इस स्टॉक पे सेल कैसे बन रहा है, आपकी रिसर्च सही है, कन्विंस करें, और वो फिर एक एग्रेसिव अटैक होता है और बहुत सारे एनालिस्ट उसमें सकम कर जाते हैं। कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहा हूँ। डॉलर्स की जो अनड्यू मूवमेंट थी उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। SIFC का अनाउंसमेंट है कि जहाँ $125 बिलियन कमिटेड है 4 मुख्तलिफ ममालिक से, और वो कमिटेड जो है वो न डोनेशन के लिए है, न लोन के लिए है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए है। और यही इन्वेस्टमेंट जो है SIFC के तहत 5 सेक्टर्स में आ रही है, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फ्यूल एंड पावर है, IT है और डिफेंस है। और जहां हम $30 बिलियन की एक्सपोर्ट की बात करते हैं, वहां हम शायद 35-36-37 बिलियन की एक्सपोर्ट देखेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर इसी तरह मामला चलते रहे, लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट का रियल रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्शन जो है जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक में होंगे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का एक लेबल है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन एशिया एंड इन अदर रीजन। समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये पैगाम पूरे मुल्क के इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए, पूरे मुल्क के इंडस्ट्रीज को जाना चाहिए कि ये वो फोरम है जहाँ पर आप इंटरेस्ट फ्री कैपिटल रेज कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में $6.7 बिलियन का जो है वो इनफ्लो अब तक आ चुका है। आज हमने देखा कि पाक सुजुकी ने भी डीलिस्टिंग की बात की। ज़ाहिर है कंपनी अगर ग्रोइंग कंसर्न है, उसके अच्छे मार्जिन हैं और कंपनी के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास इतना लिक्विड कैपिटल है कि वो दूसरों को बाय आउट कर लें, तो ये इनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। और जो बहुत सारी कंपनियां अगर डीलिस्टिंग के लिए आती हैं तो फिर वो कंपनीज जो है वो या तो बंद हो चुकी होती हैं और वो मजीद चलना नहीं चाहती, या उन कंपनी की एक रियल स्टेट वैल्यू बन जाती है जिसका एडवांटेज जो है वो स्पॉन्सर्स देना चाहते हैं। जो डिफ़ॉल्टर काउंटर है उस पे 50% के आसपास कंपनीज हैं। इसके रिवाइवल के लिए भी कोई प्लान है, कोई सोच मौजूद है कि इंसेंटिवाइज किया जाए कि कोई और लोग आएँ, इन कंपनीज को टेक ओवर करें मर्जर एंड एक्विजिशन के तहत, और ये डिफ़ॉल्ट काउंटर पे जो 50% के आसपास का लोड है ये कम हो सके? देखिए, ये भी इसका भी एक प्लान आ सकता है, और ये प्लान बैंकर्स की तरफ से ही आ सकता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। उसकी वजह ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनका एक बहुत बड़ा हैवी डेट होता है यहाँ पे, और उस डेट की रीपेमेंट के लिए जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कर सकते हैं। ये शायद मेरा और आपका काम नहीं होता इसमें। तो जहाँ जब इनका इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर वो फ्रेश कैपिटल भी पाइप इन करवा सकेंगे और इस कंपनी को इस ग्रोइंग कंसर्न की उससे भी ले जा सकेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. When you look at politics, when you look at economy, lot of traction, lot of interaction of the political system, lot of interaction of the judicial system, lot of interaction at the end of the bureaucracy. When you look at what is happening on the political ground, when you look at on the economy, you see things maneuvering in the favor of someone जिसको नवाज शरीफ कहा जाता है, और ऐसा लगता है कि सारी तैयारियां उन्हीं के लिए हो रही हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड
चीज़ें किसी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। व्हेन यू लुक एट द कैपिटल मार्केट इज़ जुबलेंट। 7 साल बाद उसने जो है वो 50,000 का लेवल ब्रेक किया है। डॉलर ने 37 रुपये ब्रेक किए हैं और जो रुपी है वो 270 रुपये के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आज के प्रोग्राम में देयर आर 2 थिंग्स दैट वी वांट टू टॉक अबाउट एंड डिस्कस। वन थिंग इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, बिकॉज पाकिस्तान में जिस तरह की रिसर्च ब्रोकरेज हाउसेस कैरी आउट कर रहे हैं उस पर शुरू से अब तक सवालिया निशान हैं। उसको हम बातचीत करेंगे असफर नसीम से। ये वो वाहिद इंडिविजुअल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट रिसर्च की बुनियाद रखी थी। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद चुनाई, ही हैपन्स टू बी अ डायरेक्टर एट PSX बोर्ड। इनसे हम समझेंगे कि बाज़ार हिस्सेस जो है वो करंट कौमी सियासत को कैसे देख रही है और जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो इस सारे सियासी सिनारियों को आगे कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। सो पहले सेगमेंट में असफर नसीम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असफर साहब, जो रिसर्च पाकिस्तान में होती है उसके ऊपर आपका एक व्यू चाहिए है। देयर आर सर्टन कमेंट्स, पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि ये किसी हद तक बायस्ड भी होती है। एक बहुत एग्जांपल कोट की जा रही है TRG की। देयर आर नंबर ऑफ स्टॉक्स, वी डोंट वांट टू नेम द स्टॉक्स, बट वी जस्ट नीड योर ओपिनियन एंड द व्यू कि जो पाकिस्तान में ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो रिसर्च की जाती है उसकी इंडिपेंडेंस को आप कैसे देखते हैं और इसका कोई स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन है भी या नहीं, और दुनिया के अंदर ये वाली जो रिसर्च है इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किस तरह के मेजर्स लिए जाते हैं। बिकॉज यू हैपन टू बी द ओनली एंटिटी जिसने आइस ब्रेक की थी, इस तरह के काम को किया था और एक रोल मॉडल के तौर पे आप सामने आए थे। सो असफर नसीम साहब, ओवर टू यू, वी जस्ट नीड योर एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू सो मच सानी साहब। देखिए, रिसर्च के बारे में मैं ये तो कहूँगा कि बायस्ड रिसर्च होती है। देखिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ब्रोकरेज इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर या किसी भी बिजनेस की अगर आप बात करें तो जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो डिपार्टमेंट एक तरह से डोमिनेटिंग डिपार्टमेंट होता है। और अनफॉर्चुनेटली रिसर्च जो कि टिपिकली सारी दुनिया में एक फ्रंट ऑफिस का पार्ट या मिडिल ऑफिस कंसिडर किया जाता है, वो पाकिस्तान में उसको बैक ऑफिस की तरह ट्रीट किया जाता है। अब इसमें आप इसका कोई रीजन पिन पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इस वजह से या ये सर्टेन एंटिटी जिम्मेदार है। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इशू ये है वो पाकिस्तान की मार्केट इस तरह से डेवलपिंग नहीं हो सकी। वी ऑल नो द साइज ऑफ द इन्वेस्टर बेस एंड जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में वो बहुत कम है। इक्विटी मार्केट का साइज बहुत छोटा है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है तो रेवेन्यू का साइज कम है। और क्योंकि रेवेन्यू का साइज कम है इसी वजह से हमारे यहाँ वो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी इन प्लेस नहीं है। अगर आप एक ऑडिट करें, लेट्स से आप सारे ब्रोकरेज हाउसेस की सेल्स टीम की एवरेज एज या एवरेज एक्सपीरियंस लेवल कंपाइल कर लें और रिसर्च डिपार्टमेंट की एवरेज एज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स, यानी कि उनकी एज एक्चुअली क्या है, और टोटल एक्सपीरियंस इन रिसर्च आप ये कंपाइल कर लें, आप ये रियलाइज करेंगे कि मेरे ख्याल में सेल्स टीम की एवरेज एज रिसर्च टीम की एवरेज एज से डबल से ज्यादा और एवरेज एक्सपीरियंस तो एवरेज एक्सपीरियंस सेल्स टीम का रिसर्च टीम से डबल से भी ज्यादा होगा। और उसकी मेन वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो और रिसर्च का स्किल सेट ऐसा है कि वो इंटरनेशनली आप उसको लेके जा सकते हैं। यानी कि रिसर्च एनालिस्ट जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो अपना वही स्किल सेट GCC की मार्केट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वो सऊदीया चले जाते हैं, वो दुबई चले जाते हैं, वो कतर चले जाते हैं, वहाँ बैठ के काम करते हैं, या वो वेस्ट में भी चले जाते हैं। UK, US जिनकी तादाद बहुत कम होती है जनरली, तो सऊदी अरेबिया, दुबई, इस रीजन में ज्यादा हमारे एनालिस्ट हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद एनालिस्ट की इंडस्ट्री में 3-4 साल, 5 साल, 6 साल काम करने के बाद बाहर चली जाती है। सेल्स टीम के पास ये एक्सेस मौजूद नहीं है। ये सेल्स रिलेशनशिप बेस्ड जॉब है। अगर एक सेल्स पर्सन ने पाकिस्तान में 15 साल लगा दिए और वो अगर सऊदी अरेबिया चला जाएगा तो उसको स्क्रैच से अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, वो जीरो पे आएगा। तो सेल्स की टीम नहीं जाती, इसी वजह से वो जा ही नहीं सक पाती, इसी वजह से जो सेल्स का एवरेज एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है। तो एक तरह से टिल्ट इन टर्म्स ऑफ
पे इन दी ऑर्गेनाइजेशन सेल्स टीम का ज्यादा होता है रिसर्च टीम। मेक सेंस। अब सो एक डोमिनेटिंग डिपार्टमेंट सेल्स जरूर होता है रिसर्च, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि बायस्ड इन्फ्लुएंस करता है। रिसर्च निकलना शुरू हो जाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर होते हैं। मैंने अपने करियर में ब्रोकरेज हाउसेज में प्रेशर विटनेस किए कि भाई ये स्टॉक कवर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बाय क्यों है या ये सेल क्यों है, ये आपने गलत कर दिया। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अपनी टारगेट प्राइस चेंज कर दें, लेकिन आप पे चढ़ाई जरूर हो जाएगी कि यार ये क्या कर दिया आपने, इस स्टॉक पे सेल कैसे बन रहा है, आपकी रिसर्च सही है, कन्विंस करें। और वो फिर एक एग्रेसिव अटैक होता है और बहुत सारे एनालिस्ट उसमें सकम कर जाते हैं। अगर उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, एज डिफरेंस इतना नहीं होगा, तो वो अपना स्टैंड ज्यादा बेहतर तौर पे डिफेंड करते हैं। अब इसकी वजूहात क्या है, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सेल्स टीम चूंकि रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो जो भी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है उसका एक लार्जर साइज जो है वो सेल्स टीम के पास चला जाता है, रिसर्च के पास इतना नहीं आता। अगर आप ग्लोबली देखें तो मेरे ख्याल में जो ओवरऑल ब्रोकरेज का कॉम्पनसेशन है, ये नंबर कुछ अरसे पहले इसकी असेसमेंट की थी, आई डोंट precisely remember it, but probably 30 to 40% of whatever an institution pays is allocated to research, and the rest is distributed between sales and execution. And globally, sales is a different function and execution is a different function. पाकिस्तान में अगर आप किसी भी हाउस के, आप कोई बड़ा हाउस उठा लें या टॉप 5 उठा लें, आप उसमें टोटल कॉम्पनसेशन इन सैलरीज एंड कमीशन पेड टू सेल्स, उसको आप कंपेयर करने हैं टोटल कॉम्पनसेशन पेड टू रिसर्च। मेरे ख्याल में रिसर्च का शेयर उस टोटल पाए का 30% बिल्कुल भी नहीं होगा, शायद 10-15% के आसपास आएगा, और कुछ केसेस में इससे भी नीचे होगा। ये एक सिचुएशन है जिसकी वजह से रिसर्च का वो स्टे नहीं होता ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में जो कि सेल्स। अब उसमें जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशंस की भी आती है। जैसे आपने मेंशन किया कि we were the first one to start an independent research entity. हम घूमते थे अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पर को मार्केट करते हुए, कोई रिसर्च के पैसे देने को तैयार नहीं। I can see that and I know that. So no one was willing to pay for research. So eventually जाके ये हुआ कि यार आप किसी ब्रोकर के साथ अरेंजमेंट कर लें and you'll pay the commission and आप उनसे शेयर दे दें, you'll give the business because of your research. At the end of the day वो इक्वेशन भी सही से काम नहीं कर पाती। हुआ ये कि हमने फिर अगर पाकिस्तान मार्केट में काम करने के लिए ended up acquiring a brokerage house and running the business like a brokerage business rather than an independent research business. अब उस ये सवाल पैदा हो सकता है कि या तो हमारी रिसर्च इतनी फजूल थी कि उसको कोई रिवॉर्ड नहीं करना चाहता था। We also tested our research skills for the region, so we started marketing our research efforts to institutions in Dubai, institutions in Saudi Arabia, some institutions based out of Europe as well. वो हमें compensate करने को तैयार थे। We get a lot of revenues from outside Pakistan for covering markets other than Pakistan. पाकिस्तान रिसर्च में जो कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंसी, because we are based in Pakistan, this market, no one is willing to pay a price. In your hometown, there is not going to be any compensation. Put in effort. You could not sustain in your hometown. नहीं, absolutely. वो देखिए एक चॉइस है ना, आप शॉप के बेसिस पे काम शुरू करते हैं, लेकिन फिर someone has to pay the bill. So either we keep on subsidizing it or we just operate a business the way that business is being done in the market in which we are operating. तो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट रिसर्च एंटिटी को रिसर्च, हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज ये भी है कि वो आपको लारे लपटे बहुत देंगे कि अच्छा ये करते हैं वो करते हैं, अच्छा 3 महीने का ट्रायल कर लेते हैं। वो फ्री ट्रायल के बाद बिलिंग जो है ना वो कभी भी मटीरियलाइज नहीं। आप you'll keep on working in anticipation of future revenues. Those revenues won't come. They'll end up burning all your reserves. So that happened with us. So then we eventually had no one is interested in paying for advice. So might as well stop doing it commercially. And then we started covering the GCC market, and
हमने सऊदी मार्केट, हमने इमर्जिंग मार्केट भी कवर किए हैं, फ्रंटियर भी किए, कुछ डेवलप मार्केट भी किए क्लाइंट्स के लिए भी कवर्ड इन outside Pakistan. Our coverage is far bigger than what we've covered in Pakistan, and the clients outside Pakistan are willing to pay for research, but clients within Pakistan who are interested in Pakistan markets don't pay for research. So that is, I think, it's the major reason why research doesn't thrive in Pakistan, and you get very scant, very thin coverage on the listed companies in Pakistan. असफर नसीम, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद चुनाए, जिनसे हम बातचीत करेंगे पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस पर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अहमद चुनाए, जो कि PSX के बोर्ड पर सर्व करते हैं। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था असफर नसीम ने, जिन्होंने पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट रिसर्च की बुनियाद रखी। दोनों साहिबान ने तफसील के साथ उन मसाइल की तरफ इशारा किया जिसकी वजह से पाकिस्तान की बाज़ार हिस्सेस में लोगों की पार्टिसिपेशन कम है, न्यू लिस्टिंग का रुझान नहीं है, और पाकिस्तान के बाज़ार हिस्सेस में डी लिस्टेड काउंटर में कोई 300 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं, एंड नंबर ऑफ़ कंपनीज़ ऑन द नॉन डिफ़ॉल्ट काउंटर्स आर गेटिंग डी लिस्टेड। सो असफर नसीम ने हमें तफसील के साथ बताया कि उनका जो काम है इंडिपेंडेंट रिसर्च का, सिवाय पाकिस्तान के UAE, ओमान, UK एंड नॉर्थ अमेरिका, सब जगह से उनके पास पेड क्लाइंट हैं जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च का बिज़नेस उन्हें देते हैं, बट पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए स्पेस कम से कम तरीन होता चला जा रहा है। दूसरे नंबर पर अहमद चुनाए ने हमें तफसील के साथ बताया कि बाज़ार हिस्सेस में देयर इज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट। बाज़ार ने 7 साल के बाद जो है 50,000 का लेवल क्रॉस किया है। अहमद चुनाए वाज वेरी पॉजिटिव कि इन्वेस्टर बेस भी बढ़ने जा रहा है, एंड ही गेव अ क्लियर मैसेज कि हर वो बिजनेसमैन जो 24-25% सालाना के हिसाब से कर्ज़ा रेस करता है और फिर बिज़नेस करता है, उसके लिए एक ओपन इन्विटेशन है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आए और इंटरेस्ट फ्री कैपिटल रेस करे। थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ होती हैं डिस्क्लोजर की, कंट्रोल्स की, कंप्लाइंस की, वो बहरहाल बिकॉज यू रेस पब्लिक मनी, इस वजह से आपको पूरी करनी होती है। सो अहमद वाज ऑफ द ओपिनियन कि बाज़ार हिस्सेस में न्यू लिस्टिंग भी होगी और बाज़ार हिस्सेस का वॉल्यूम भी बेहतर होगा और इंडेक्स जो है वो भी आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, इस तरह के तज्ज़िये का प्रोग्राम, इस तरह के तज्ज़िये और बातचीत का सिलसिला नाज़रीन आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।